बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, डीएम के सांसद दयानिधि मारन की विवादित टिप्पणी। हिंदी भाषी लोग मजदूरी करते हैं, हिंदी भाषी सिर्फ गंदगी साफ करते हैं, तमिलनाडु में सड़क और शौचालय साफ करते हैं। दयानिधि की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की भी देखिए टिप्पणी सामने आ चुकी है। एक ने दिया एक्शन और दूसरे का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। दयानिधि की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल ये टिप्पणी की है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। साल 2024 के चुनाव की रणभेरी बस बजने को है। सियासी दलों ने जोर आजमाइश और ताकत दिखाने की अब कोशिश भी शुरू कर दी है। व्यू रचना होने लगी है और ऐसे में अब एक दूसरे पर वार पलटवार तो होंगे ही। यहां पर देखिए प्लानिंग पर भी अब काम लगातार जारी है और बीजेपी यहां भी एक स्टेप फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी ने कमर कस ली है। 22 और 23 दिसंबर इन दोनों दिन बीजेपी ने महत्वपूर्ण मंथन किया। मंथन का सार निकला कि साल 2024 में हैट्रिक लगानी है, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और टारगेट है 51% वोट और 400 सीटों का। इसके लिए मोदी ने मंत्र दिया कि बीजेपी के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को सकारात्मक होकर काम करना होगा। 22 दिसंबर को 300 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीटें जीतने का मंत्र दिया। तो शाह ने बताया कि इस मंत्र पर काम कैसे करना है। दो 2023 के खत्म होने से पहले 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई की पटकथा लिख दी गई। समर में कैसे उतरना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया। सबसे पहले आप ये जानिए कि 22 दिसंबर को बीजेपी की मैराथन मीटिंग में कौन कौन था। जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश प्रभारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी। पीएम मोदी ने टारगेट दिया कि 2024 में 400 सीटों पर जीत हासिल करनी है। सवाल है कि आखिर 543 में से 400 सीटें कैसे मिलेंगी? कैसे मिलेंगी उस तकनीक को जानने से पहले ये पता करना भी जरूरी है कि क्या इस देश में किसी को 400 सीटें मिली हैं? तो उसका जवाब है हाँ, 400 से ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को। तो आगे बढ़ने से पहले आपको उस साल के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ वो भी बताते हैं। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 49.10%। वहीं सीपीएम को 22 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 5.87%। जनता पार्टी को 10 सीटें मिली, 6.89% वोट शेयर के साथ। सीपीआई को 1984 के इस चुनाव में 6 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 2.71%। तो वहीं बीजेपी को महज 2 सीटें मिली और वोट शेयर 7.74%। और अब 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे पीएम मोदी बीजेपी के सांसदों और नेताओं को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि 2024 में 400 सीटें और 51% वोट हासिल करना है। उसके लिए क्या करना होगा? नए वोटर्स पर फोकस, योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जोर दें। योजना पहुंची तो वोट जरूर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि क्या करना है और यह भी बताया कि क्या नहीं करना है। लेकिन वो जानने से पहले ये समझिए कि 2014 और 2019 में क्या हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31% वोट शेयर और 282 सीटें मिली, जबकि 2019 में 37.7% वोट शेयर और 303 सीटें मिली। और अब 2024 के लिए टारगेट है 51% वोट का। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उसे 51% वोट चाहिए। ऐसे में सवाल है कि 2019 में अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले बात योगी के उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 49.56% रहा, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और उसका वोट शेयर 6.31% रहा। बीएसपी को 10 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 19.26% रहा,
सपा को 5 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 17.96% रहा। ये बात तो हुई उत्तर प्रदेश की। अब हम आपको 2019 का एक और दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। 2019 में 190 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। वहां क्या हुआ? 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट हुई। 175 सीटों पर बीजेपी और 15 सीटों पर कांग्रेस जीती। बीजेपी का वोट शेयर 56.5% रहा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 35.3%। हाल ही में 3 हिंदी लैंड राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उन तीनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2019 में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% तो कांग्रेस को 34% वोट मिले। राजस्थान में बीजेपी को 59% तो कांग्रेस को 34% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 50% तो कांग्रेस को 40% वोट मिले। अब इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जाहिर है कि 2024 में इन तीनों राज्यों की भूमिका भी अहम होने वाली है। देखिए, 2014 और 2019 में अगर हम 50% वोट के हिसाब से और बारीकी से बात करें तो 50% से ज्यादा वोटों से जीतने वाले बीजेपी सांसद 2014 में 136 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा मार्जिन से जीती, तो 2019 में ऐसी सीटें 224 हो गईं। और अब सवाल है कि 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी की इस मीटिंग में मोदी ने नेताओं को यह भी सलाह दी कि 2024 के चुनाव के लिहाज से उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे क्या करें, सकारात्मक नैरेटिव पर चलें, और क्या ना करें, विपक्ष के नकारात्मक नैरेटिव में न उलझें। क्या करना है, नए प्रयोग कर जनता का भरोसा जीतें, और क्या ना करें, चुनौती नहीं है तो निष्क्रिय न बने। मोदी ने मंत्र दिया तो अमित शाह ने बता दिया कि मंत्र पर काम कैसे करना है। इन 2 दिनों में बीजेपी ने अपना सारा जोर इस बात पर रखा कि हमें तीसरी बार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बम्पर बहुमत से आना है। 400 सीटों का टारगेट 51% वोट शेयर के साथ हर हाल में हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, वहीं पर अगर बात करें विपक्षी दल की यानी कि INDI में अभी तक कुछ साफ साफ तय नहीं हो पाया। इस बीच कांग्रेस ने 2024 को लेकर अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। पहले CWC की मीटिंग में भारत जोड़ो यात्रा को फिर से शुरू करने का प्लान बना और अब कांग्रेस ने 16 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है, जो कि 2024 के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। यानी कि इंडिया अलायंस में जब जो होगा सो होगा। उससे पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के लिए कमेटी बनाकर एक स्टेप आगे बढ़ने का काम कर लिया। कौन कौन है इस कमेटी में और INDI अलायंस में कहां क्या परेशानी हो रही है, सब कुछ आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इंडिया की चौथी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा। इसके बाद नीतीश कुमार बताया जाता है कि नाराज हो गए, तो उनको मनाने के लिए राहुल गांधी ने फोन किया। BSP को साथ लाने की चर्चा हुई तो अखिलेश खफा हो गए, तो राहुल ने उनको क्लियर किया कि हम आपके साथ ही लड़ेंगे। चौथी मीटिंग में क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ नहीं हुआ, पहले वो समझ लीजिए। सीट शेयरिंग कोई बात नहीं हुई, कॉमन एजेंडा कोई बात नहीं, कॉमन लोगो और झंडा कोई चर्चा नहीं, PM फेस कोई साफ तस्वीर नहीं, एजेंडा कोई चर्चा नहीं। खड़गे का नाम ममता और केजरीवाल ने यह सोचकर सामने रखा कि यह हमारा दलित कार्ड हो सकता है, 2024 में इसका फायदा मिलेगा। तो ये बात भी हुई कि फिर तो मायावती को साथ लेना चाहिए। मायावती का नाम सुनते ही अखिलेश भड़क गए। यानी इन दलों में असमंजस की स्थिति खूब है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मायावती को इग्नोर करना आसान नहीं है, वो भी तब जब मायावती खुद कह रही हो कि कभी भी किसी को किसी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का दलित समीकरण क्या कुछ कहता है। उत्तर प्रदेश में कुल 21.1% दलित वोट है, जिसमें जाटव 11.70%, पासी 3.3%, कोरी और वाल्मीकि 3.15%, धानुक, गोड और खटिक 1.05% और अन्य दलित जातियां 1.57% हैं।
अब इधर इन सबसे अलग कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है जो 2024 के लिहाज से मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इस कमेटी में कौन कौन होगा आप ये जान लीजिए। इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पी चिदम्बरम और संयोजक टीएस सिंहदेव, जबकि इसके अलावा सदस्यों में प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, जयराम रमेश, शशि थरूर, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, गाय खंगम गेंगमेई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाणी, गुरदीप सप्पल, के राजू। 16 सदस्यीय इस कमेटी के गठन का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में हुआ। तो वहीं 23 दिसंबर को कांग्रेस की अलायंस कमेटी की भी मीटिंग हुई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। तो बीजेपी ने पूरी कमर कस के तैयारी कर ली है। अब देखिए, इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं उनमें से 9 ऐसे दल हैं जो परिवारों द्वारा संचालित हैं और बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक गठबंधन है जो सिर्फ निजी हितों के लिए हुआ है। परिवारवादी दल कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस, एनसी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम और आरजेडी। इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं उनमें कई में राज्यों में टकराव की स्थिति है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों में ये स्थितियां बनी हुई हैं, जिस वजह से सीट शेयरिंग का काम भी बेहद मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से सहयोगी दल इंडिया अलायंस में शामिल हैं। इंडिया में 28 दल हैं, जिनमें से 25 पार्टियां 7 राज्यों में सीमित हैं। जम्मू कश्मीर से 2 दल, एनसी और पीडीपी। केरल से 3, आईयूएमएल केरला कांग्रेस और केरला कांग्रेस एम। तमिलनाडु से 5, डीएमके, एमडीएमके, वीसीके, केडीएमके, एमएमके। महाराष्ट्र से 4, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, एसएसएस, पीडब्ल्यूपीआई। बिहार से 2, जेडीयू और आरजेडी। उत्तर प्रदेश से 3, सपा, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी। पश्चिम बंगाल से 6, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, सीपीआईएमएल। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाकर 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ बात है कि जिन सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी वहां के लिए तो ये मैनिफेस्टो है ही। जहां सीट शेयरिंग होगी वहां भी कांग्रेस किसी न किसी तरह से अगुवा बने रहने की पूरी कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। किसी पत्थर में मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। ये लाइनें कवि कुमार विश्वास की है, लेकिन आज मौजू क्यों है? दरअसल यूपी में पत्थरों पर सियासत आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है, लेकिन आज एक बार फिर से सुर्खियों में है, फिर चर्चाओं में है, क्योंकि यूपी के पश्चिम में लगी एक प्रतिमा ने सियासी दाव पेचों को बदल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अनावरण किया और फोकस था पश्चिम के जाट और किसान वोटर्स पर। योगी ने कहा कि चौधरी साहब किसी जाति नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों के नेता थे। हालांकि चौधरी साहब के पौत्र जयंत ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। उत्तर प्रदेश में प्रतिमा पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। प्रतिमा के सहारे इस प्रदेश में अक्सर पॉलिटिक्स होती रही है। कभी सूबे की मुखिया रही मायावती ने खुद की और काशीराम की प्रतिमा लगवाई, तो कभी लखनऊ और नोएडा के पार्क्स में अपनी पार्टी के सिंबल हाथी की। बात सिर्फ यही तक नहीं, प्रतिमा पॉलिटिक्स कहां तक पहुंची वो भी आपको बताते हैं। यूपी में प्रतिमा पॉलिटिक्स परशुराम, फूलन देवी, महाराजा सुहेल देव, मेहर भोज, कल्याण सिंह, कप्तान यादव। वक्त पर इन प्रतिमाओं ने वोटों की छांव भी दी है। और अब एक और नई प्रतिमा तो थी विपक्ष के कद्दावर नेता की, लेकिन उद्घाटन किया सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान मुखिया ने। यूपी का मुरादाबाद पश्चिम की राजनीति का अहम केंद्र है। किसानों के नेता, किसानों के नायक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और एक साथ जाट और किसानों को साध लिया। हालांकि चौधरी साहब के पौत्र सांसद जयंत चौधरी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। योगी ने मुरादाबाद के कार्यक्रम से पहले लखनऊ में भी चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। किसानों को ट्रैक्टर भी बांटे। मुरादाबाद के मंच से योगी ने कहा कि चौधरी साहब अर्थव्यवस्था के अच्छे जानकार थे।
उन्होंने किसानों के हित में फैसले लिए। चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहराई जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारतवर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलौनों से होकर के जाता है। योगी ने कहा कि आज यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा सब चंगा। यूपी में आज कानून का राज है। गुंडों अपराधियों को पता है कि यूपी में आज माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिमी यूपी में भाजपा ने बड़ा दांव खेला। पश्चिमी यूपी में 2014 के बाद जाट दो दलों में बटा है, एक रालोद और दूसरा भाजपा समर्थित जाट। भाजपा रालोद के उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है जो भी बीजेपी से दूर है। मंच पर पहुंचने से पहले योगी ने प्रदर्शनी भी देखी, बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया, किसानों से मुलाकात की, खेती के बारे में भी चर्चा की। योगी ने यहाँ ये भी कहा कि चौधरी साहब किसी जाति के नहीं बल्कि जाटों, किसानों और मजदूरों के नेता थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। माहेश्वर तिवारी ने लिखा कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आधी आबादी की, मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की। महिलाओं को 2024 में अपने साथ लेकर चलने के लिए बीजेपी का पूरा फोकस महिलाओं पर ही है। तो अब आरएसएस ने भी इस मुहिम को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां 24 दिसंबर को संघ महिला समन्वय सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये सम्मेलन सभी महानगरों में होंगे जहां प्रबुद्ध समाज की महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। पूरी खबर आप इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। तो 2024 की तैयारी में जहां बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सपोर्ट के लिए आरएसएस भी ग्राउंड लेवल पर जुटा हुआ है। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का विधेयक सदन से पास कराया। इसका परिणाम भी 3 राज्यों के चुनाव में दिखा, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया। तो अब कोशिश है कि इन महिलाओं को 2024 तक साधे रखा जाए। इसीलिए आरएसएस ने बड़ी तैयारी की है। यूपी में महिलाओं के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश। सभी महानगरों में होंगे महिला सम्मेलन। लखनऊ में होगा पहला महिला समन्वय सम्मेलन। प्रबुद्ध वर्ग की 2500 महिलाओं को आमंत्रण। लखनऊ में महिलाओं को जोड़ने के लिए बनी 42 समितियां। नई शाखा का नाम संघ ने रखा महिला समन्वय। 24 दिसंबर से महिला समन्वय की शुरुआत। महिला विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश में आरएसएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं। हाल ही में वाराणसी में जब पीएम मोदी ने महिलाओं से संवाद किया तो बोलने के लिए मंच महिलाओं को सौंपा और खुद मंच के सामने बैठ गए। तो बीजेपी और आरएसएस दोनों 2024 के लिहाज से महिलाओं को साथ जोड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ऐसे में महिला समन्वय सम्मेलनों की शुरुआत जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मददगार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 2500 महिलाओं के साथ संवाद होगा और ऐसे में देखिए यहाँ पर प्लान फिलहाल आरएसएस ने बना दिया। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। इसकी खबर मिल रही है। अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी बने, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन चुके। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इससे पहले आपने देखा कि सीडब्ल्यूसी में किस तरह से बदलाव किया गया, 16 नेताओं को ऐड किया गया। अब आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल, जहां पर अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। और बात करें सचिन पायलट की तो छत्तीसगढ़ की कमान उनके हाथों। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट को फिलहाल बनाया गया। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी देखिए लगातार मंथन कर रही है, रणनीति बना रही है। अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं, कांग्रेस पार्टी भी लगातार बड़ा फेरबदल करते हुए या फिर यूं कह सकते हैं कि एक्टिव होते हुए लगातार नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इसी के तहत अब बदलाव करते हुए नजर आ रही है। बात छत्तीसगढ़ की जाए, जहां पर विधानसभा चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान मिली है, प्रभारी उनको बनाया गया। अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने हैं। रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी। देखिए अब लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस किस को कहां का प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ और ये भी आपको बता दें कि इसी फेरबदल के साथ अलग अलग राज्यों में अब कमान प्रभारियों को सौंपी गई। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट, अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी, और ये भी आपको बता दें इसके अलावा कर्नाटक की कमान किसको सौंपी है, गुजरात प्रभारी बने मुकुल वासनिक। और ये भी आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए तो उनको कर्नाटक की कमान फिलहाल सौंपी गई है। अविनाश पांडे यूपी, सचिन पायलट छत्तीसगढ़, मुकुल वासनिक को भी जिम्मेदारी दी गई है गुजरात की, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो वहां पर आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आला कमान फिलहाल नजर आ रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी। अब देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये जो इस वक्त लिस्ट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। गुजरात की कमान मुकुल वासनिक के हाथों, और ये भी आपको बता दें कि विदाउट एनी असाइन पोर्टफोलियो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जिम्मेदारी मिली है। असम और एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि असम की कमान जितेंद्र सिंह को, और इसके अलावा एडिशनल चार्ज उनके पास मध्य प्रदेश का भी रहेगा। कर्नाटक की कमान रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास और दिल्ली की कमान होगी दीपक के पास। देखिए आपको ये भी बता रहे हैं कि दीपक को फिलहाल दीपक बाबरिया को कमान दी गई दिल्ली की, और उनके पास हरियाणा का एडिशनल चार्ज भी होगा। छत्तीसगढ़ की कमान सचिन पायलट को उनको प्रभारी बनाया गया। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अविनाश पांडे, कुल 7 नेता जिनको जिम्मेदारी फिलहाल सौंपी गई है। और भी आपको लगातार बता रहे हैं इसमें औरों का भी नाम शामिल है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, झारखंड की कमान जे मीर को और एडिशनल चार्ज उनके पास वेस्ट बंगाल का भी, और कुमारी शैलजा जो कि हरियाणा से आती है उनके पास उत्तराखंड की कमान, उत्तर प्रदेश की कमान अविनाश पांडे। देखिए लगातार बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल, जहां पर अब आप देख सकते हैं कि प्रभारी बनाए गए हैं। अलग अलग राज्यों के तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी अलग अलग राज्यों में।